11th क्लास। अब स्टार्ट करते हैं एटॉमिक मॉडल। और एटॉमिक मॉडल्स में सबसे पहले है प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ थॉमसन। ठीक है, इसे वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं। इस मॉडल में, प्लम पुडिंग मॉडल में, जो थॉमसन साइंटिस्ट थे उनका ये मानना था कि जो पूरा एटम होता है वो पॉजिटिव चार्ज से मिलके बना होता है और जितना मैग्नीट्यूड पॉजिटिव चार्ज का उस एटम में होगा उतने बाहर से आके इलेक्ट्रॉन्स उसमें एम्बेडेड हो जाते हैं और तब वो पूरा एटम कहा जाता है। यानी इन्होंने देखो क्या मेंशन किया, एटम इज अ पूल ऑफ पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रिसिटी in which electrons are embedded uniformly to make it electrically neutral and it is called as plum pudding model। ठीक है, तो जैसे जो केक होता है उसमें फ्रूटीज एम्बेडेड होती हैं, जो पुडिंग होता है उसमें प्लम्स एम्बेडेड होते हैं, या जो वाटरमेलन होता है उसके रेड पल्प में जो सीड्स एम्बेडेड होते हैं, उस तरह का इसका एक विजन दिया गया। ठीक है, इसमें जैसे रेड पल्प जो है वाटरमेलन में वो पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिसिटी का काम कर रहा है और जो ब्लैक सीड्स हैं वो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह का एक विजुअलाइजेशन एटम के लिए दिया गया था थॉमसन की तरफ से, जिसे स्टार्टिंग में बहुत वेलकम किया गया लेकिन बाद में इसे डिस्कार्ड कर दिया गया। रीजन, इसमें बहुत सारी कमियां देखी गई, तो यहाँ पे मेंशन है लिमिटेशन। क्या कमियां देखी गई कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं पूरे एटम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तो ये बताइए इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन से आप किसी भी एटम की वैलेंसी का प्रिडिक्शन कैसे कर सकते हैं, या इलेक्ट्रॉन के कॉन्फ़िगरेशन को कैसे बता सकते हैं, या कोई एटम कितना कम रिएक्टिव है या कितना ज़्यादा रिएक्टिविटी है उसका प्रिडिक्शन आप कैसे कर सकते हैं, इस बारे में कोई आइडिया नहीं मिलता था। तो अल्टीमेटली दिस मॉडल इज फेल्ड टू एक्सप्लेन वैलेंसी, कॉन्फ़िगरेशन, रिएक्टिविटी, स्पेक्ट्रम ऑफ एन एलिमेंट एंड द स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ रदरफोर्ड। ये जो बाद में लिखा है स्पेक्ट्रम ऑफ एन एलिमेंट एंड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ये इनके बाद की बातें हैं, यानी इनके बाद जब अदर रिसर्च हुए, उनके जो भी एविडेंसेस मिले या कंक्लूजन्स मिले, उन कंक्लूजन को जब थॉमसन के नजरिए से देखा गया तो भी थॉमसन का मॉडल वहां पर फेल हुआ। ठीक है, स्पेक्ट्रम ऑफ एन एलिमेंट क्या है अभी हम आगे बोर्स मॉडल में आने वाले हैं, और स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट मेरा अगला टॉपिक है रदरफोर्ड का मॉडल। ठीक है, तो अब आते हैं इस कमियों के बाद रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल पर। रदरफोर्ड जो साइंटिस्ट थे इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया, यहाँ पर मैंने पहले डायग्राम जो दिया है इससे मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये सेंटर में देखिए गोल्ड फॉइल यहाँ पे प्लेस की गई है, सामने से एक एमिटर या एक टॉर्च रखी है जिससे अल्फा पार्टिकल्स एमिट हो रहे हैं। अल्फा पार्टिकल क्या है मैं भी आपको बताने वाली हूँ ये। ठीक है, ये अल्फा पार्टिकल्स एमिट हो रहे हैं और इसके अराउंड ये एक कर्टेन, एक स्क्रीन रखी है, और इस स्क्रीन की अंदर की साइड इनर वॉल्स के ऊपर ZnS नाम के सब्सटेंस की कोटिंग की गई है। ZnS की खास बात ये होती है कि अगर कोई भी चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स या चार्ज पार्टिकल्स, यानी यहाँ पर हम अल्फा पार्टिकल ले रहे हैं, ये पार्टिकल जब ZnS पर स्ट्राइक करेंगे तो फ्लैशेस ऑफ लाइट प्रोड्यूस करेंगे जिसे हम फ्लोरेसेंस कहते हैं। तो यहाँ पे फ्लोरेसेंट मटेरियल ZnS कोट किया गया है जिससे हमें ये पता लग जाएगा कि कहाँ पर हमें फ्लोरेसेंट मिल रहा है। ठीक है, इस तरह के सेटअप के बाद सबसे पहले मैं यहाँ पे स्टार्ट करती हूँ अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं। तो बच्चों आपने सुना है हीलियम। ठीक है, ये बताओ हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2 होता है। 2 एटॉमिक नंबर का क्या मतलब हुआ, उसके न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन है और बाहर 2, न्यूक्लियस के बाहर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अच्छा इसके न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन यानी पॉजिटिव चार्ज हो गया और बाहर 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अगर मैं इस एटम से दोनों इलेक्ट्रॉन छीन लूं, ठीक है, तो क्या होगा, यानी हमने इलेक्ट्रॉन नाम की सारी प्रॉपर्टी से छीन ली, तो बाहर से जो ऑर्बिट खाली हो गया तो एटम के नाम पर क्या बचा, हीलियम का न्यूक्लियस बचा सिर्फ। ठीक है, क्योंकि एटम में क्या होता है, पहले सेंटर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर हम ऑर्बिट को खाली कर दें तो देखने वाला कंटेंट क्या बचा, खाली हीलियम का न्यूक्लियस बचा। और आपने कितने इलेक्ट्रॉन छीन लिए, 2 इलेक्ट्रॉन छीने, तो 2 इलेक्ट्रॉन के वजह से न्यूक्लियस पे कितना चार्ज ब्लिंक होगा, +2 चार्ज ब्लिंक होगा। इलेक्ट्रॉन की कमी पॉजिटिव चार्ज होती है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी +2 चार्ज हो गई। तो अल्टीमेटली जब हम
हीलियम एटम से उसके दोनों इलेक्ट्रॉन छीन लेते हैं तो उसका न्यूक्लियस बचता है जिसके ऊपर +2 का चार्ज होता है। इस +2 के चार्ज वाले हीलियम के न्यूक्लियस को ही अल्फा पार्टिकल कहा जाता है। तो देखो इसके बारे में क्या लिखा है, दे आर डाई पॉजिटिवली चार्ज, डाई यानी 2 बार पॉजिटिवली चार्ज, +2 का चार्ज मतलब particles of helium and they are identical to helium to the nucleus of helium atom। ये देखने में हीलियम की न्यूक्लियस जितना होता है, ठीक है। and it is 7000 times more massive than electron। massive यानी कि उतना concentrated, hard, heavier, ठीक है। ये सारे टर्म्स इस मैसिव वर्ड में आ जाते हैं। तो अल्टीमेटली अल्फा पार्टिकल क्या है, ये 2+2 चार्ज पॉजिटिवली चार्ज हीलियम का न्यूक्लियस होता है। अब आते हैं इसके एक्सपेरिमेंट पर। अ रेडियोएक्टिव सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल टेकन and then a slit was placed, the thin section of gold foil placed in front of slit and the screen coated with zinc sulfide is to render the fluorescent served as a counter to detect alpha particle। as each alpha particle struck the fluorescent screen it would produce the burst of light which are called as scintillations। तो यहाँ पर बच्चों ये अल्फा पार्टिकल का सोर्स है, सामने स्लिट है, स्लिट के सामने गोल्ड फॉइल है, गोल्ड फॉइल के अराउंड कर्टेन है, कर्टेन के इनर साइड पर ZNS की कोटिंग की गई है, ये इसकी सेटिंग है, ठीक है। इसके बाद जब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ तो उसमें क्या देखने को मिला, क्या ऑब्जर्वेशंस मिले और उससे क्या क्या कंक्लूजन निकाले गए, उन पर आते हैं। इंडिकेट वर्ड से पहले सारे ऑब्जर्वेशंस लिखे हैं, इंडिकेट वर्ड के बाद कंक्लूजन्स लिखे हैं। तो देखिए क्या देखा गया कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वेंट स्ट्रेट, दैट इंडिकेट्स मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी। ऐसा था कि जहां जहां पर फ्लैशेस आने थे वहां पर अल्फा पार्टिकल स्क्रीन पे स्ट्राइक करेंगे, ठीक है। तो गोल्ड फॉइल के सामने क्या होगा, ये गोल्ड फॉइल अल्फा पार्टिकल को रोक पाएगी या नहीं, ठीक है, ये मिस्ट्री थी। तो जब अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक की गई तो देखा गया कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए, गोल्ड फॉइल को पास कर गए, यानी मैक्सिमम जो सिंटिलेशंस बने या फ्लोरेसेंस बने, फ्लैशेस ऑफ लाइट बने, वो इस गोल्ड फॉइल के बैक साइड पर थे, ठीक है। तो यानी मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वेंट स्ट्रेट। इसका कंक्लूजन ये निकला कि एटम का मैक्सिमम पार्ट क्या होता होगा, एम्प्टी होता होगा। अच्छा, फिर क्या सारे पार्टिकल सामने निकल गए तो फ्लैशेस ऑफ लाइट खाली यहीं सामने बने क्या, तो नहीं, इन रीजन्स पर भी, इधर साइड वाले रीजन्स पर भी अल्फा पार्टिकल्स के फ्लैशेस प्रोड्यूस हुए। इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ अल्फा पार्टिकल किसी वजह से, किसी चीज से टकरा कर डिफ्लेक्ट भी हुए हैं अलग अलग एंगल्स पर, वो स्कैटर हो गए डिफरेंट एंगल्स पर, ठीक है। जैसे बॉल किसी वॉल से टकरा करके किसी दूसरी डायरेक्शन में चली जाती है तो अदर रीजन्स पर जाना ये इंडिकेट कर रहा था कि कुछ अल्फा पार्टिकल किसी हैवी पार्ट से स्ट्राइक भी किए हैं। तो फ्यू अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड एट द डिफरेंट एंगल्स, लार्जर एंगल्स दैट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ हैवी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। इस लाइन का क्या मतलब हुआ, देखिए अल्फा पार्टिकल पे +2 का चार्ज है, अगर पॉजिटिव चार्ज माइनस चार्ज के कांटेक्ट में आएगा तो अट्रैक्ट होगा, लेकिन अगर प्लस चार्ज के ही कांटेक्ट में आएगा तो रिपेल होकर दूर भागेगा। तो अगर ये अल्फा पार्टिकल किसी चीज से टकरा करके दूर गए हैं तो यानी वो चीज भी प्लस चार्ज ही होगी और इन अल्फा पार्टिकल से काफी भारी, काफी हैवी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि दैट इंडिकेट्स, यानी डिफरेंट एंगल पर अल्फा पार्टिकल का डिफ्लेक्ट होना ये इंडिकेट कर रहा था कि एटम में कहीं ना कहीं कुछ हैवी पॉजिटिवली चार्ज की बॉडी होती है, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट यहाँ पे देखा गया कि क्या सिंटिलेशंस, क्या फ्लैशेस ऑफ लाइट खाली इसी रीजन में थे जहाँ पे एंट्री थी, उस रीजन में थे क्या, बैक साइड ऑफ गोल्ड फॉइल। तो यस, कभी कभी यहाँ पर भी, ठीक है, ये जो 2 एरो दिख रहे हैं यहाँ पर भी फ्लैशेस ऑफ लाइट का प्रोड्यूस होना ये बता रहा था कि अल्फा पार्टिकल बहुत स्ट्रांगली, यानी हेड ऑन कोलिजन से किसी चीज से टकराकर वापस से लौट आए हैं लगभग 180 के एंगल पर। तो लेकिन ये पॉसिबिलिटी बहुत कम थी। तो 1 आउट ऑफ 20,000 कितनी पॉसिबिलिटी थी कि 20,000 अगर अल्फा पार्टिकल आपने भेजे तो शायद उनमें से एक अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक होकर के बाउंस बैक हो रहा है। So 1 in 20,000 alpha particles have deflected at the angle of 180 degree backward. That indicates that the positive charge and the most of the mass is densely concentrated in a very small region which is called as nucleus.
तो इतना 180 के एंगल पर किसी चीज से स्ट्राइक होके आना ये बताता होगा कि क्योंकि ये संभावना बहुत ही कम है, 20,000 में से एक की पॉसिबिलिटी है, तो वो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बहुत छोटी होती होगी, बहुत ही डेंसली कॉम्पैक्टेड मैनर में, कॉन्सेंट्रेटेड मैनर में एटम के अंदर रहती होगी। इसको हम न्यूक्लियस का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से न्यूक्लियस के बारे में एक विजुअलाइजेशन इन्होंने दिया। ठीक है, और उसके बाद रदरफोर्ड ने अपना न्यूक्लियर मॉडल सजेस्ट किया कि शायद ऐसा होता होगा कि एटम का सारा पॉजिटिव चार्ज एक छोटे से न्यूक्लियस की फॉर्म में सेंटर में रहता होगा, और इस तरह से डिफरेंट ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते होंगे। जैसे सोलर सिस्टम में सेंटर में सन होता है और उसके अराउंड अपनी अपनी ऑर्बिट में डिफरेंट प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। तो ये था इसका सोलर सिस्टम वाला मॉडल कि द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स that move around the nucleus with a very high speed, and this model was similar to solar system. ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ कमियां देखी गई, और कमियां कहाँ पर आई? फिजिक्स के एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मैक्सवेल। मैक्सवेल ने इस चीज पे एक ऑब्जेक्शन लगाया। उन्होंने कहा कि हमारे फिजिक्स में ये कहा जाता है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर एक्सिलरेट होता है, एक्सिलरेट मतलब जो सर्कुलर मोशन होता है, उसमें उसका डायरेक्शन भी हर पॉइंट पर चेंज हो रहा है। ठीक है, और उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो ये एक्सिलरेट हो रहा है, और इसकी वजह से वो हमेशा एनर्जी को रिलीज करेगा। कोई भी चार्ज पार्टिकल जब एक्सिलरेट होता है तो एनर्जी रिलीज करेगा। तो इलेक्ट्रॉन अगर प्लस चार्ज न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है, यानी वो भी एक्सिलरेट होगा, तो वो अपनी एनर्जी को रिलीज करता जाएगा, और जब एनर्जी रिलीज होगी तो वो इस तरह का स्पाइरल पाथवे, यानी उसकी एनर्जी कम होती जाएगी, तो वो न्यूक्लियस के पास आता जाएगा, और इस तरह की स्पाइरल पाथवे को फॉलो करता करता एक दिन ऐसा आएगा जब वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में फॉल हो जाएगा। फॉल होकर के न्यूक्लियस प्लस माइनस चार्ज आपस में लड़ भिड़ जाएंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे, और एटम हमेशा के लिए कोलैप्स हो जाएगा। यानी इस थ्योरी के अकॉर्डिंग तो एटम का नेचर में एग्जिस्टेंस होना ही नहीं चाहिए, और सब कुछ लिविंग और नॉन लिविंग वर्ल्ड सिर्फ एटम से बना है। ठीक है, तो फिर एटम एग्जिस्ट क्यों करता है? ये फिजिक्स का रूल यहाँ पे एटम में क्यों नहीं लग रहा? एटम तो सरवाइव कर गया नेचर में, क्यों कर गया? इस बारे में रदरफोर्ड आंसर नहीं कर पाए। तो डिफेक्ट में देखिए क्या लिखा है, any particle in a circular motion would undergo acceleration, and during acceleration the charged particle would radiate some energy, so the revolving electrons would lose energy and fall into the nucleus, and the atom would be unstable. We know that atoms are stable. तो इस बात का जस्टिफिकेशन रदरफोर्ड के पास नहीं था कि ये इस फिजिक्स के रूल को फॉलो क्यों नहीं कर रहा है और नेचर में सरवाइव कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह का ये इसका न्यूक्लियर मॉडल है।